नमस्कार, मैं उनिशा। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज हेडलाइंस बनी अखबारों में, ऐसी कौन सी खबर है जो सुर्खियों में है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हिमाचल प्रदेश से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। सुनीता जी जुड़ी है हमारे साथ। सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबर है जो आज हिमाचल प्रदेश से सुर्खियों में, हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, बिल्कुल। सबसे पहले हम मौसम की बात करें तो हिमाचल के कई जिलों में जो है वो भारी बारिश और बर्फबारी का जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। 3 फरवरी तक जो मौसम खराब रहने के जो है आसार लगातार बताए जा रहे हैं। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला सहित ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पे भारी बारिश और बर्फबारी के जो होने की जो है काफी ज्यादा संभावना है। वहीं जो निचली पहाड़ियां हैं वहां पे जो बिजली चमकने का और जो हवाएं हैं वो तेज रफ्तार से चलने की जो है संभावना वो बताई गई हुई है। वहीं बात करें तो नए साल पर जो है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 42 HA अफसर बदले गए हैं। रविवार को छुट्टी वाले दिन सरकार ने 42 HAS अफसर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं 13 अधिकारियों को जो है वो नियुक्ति दी गई है। जी जी। वहीं जो 12 SCM जो है वो बदले गए हैं। सुक्खू सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले जो ये बड़ा प्रशासनिक जो है वो फेरबदल किया है। वहीं सुक्खू सरकार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 1 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% सुधार किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर सरकार के पास अगर 1 रुपया आता है तो 170 रुपया जो है वो खर्चा भी उसके साथ साथ हो जाता है। जी वहीं ईशा जी बताना चाहूंगी कि 70 साल के संगीत साधना के बाद सोमदत्त बिट्टू को मिला पद्म श्री अवार्ड। उन्होंने बढ़ाया हिमाचल का मान। वही निशा जी, सुक्खू सरकार ने सभी मंत्रियों, CPS और कांग्रेस के विधायकों की 5 फरवरी को जो है अयोध्या जाने की जो है संभावना बताई गई है। अयोध्या जाने का जो शेड्यूल तैयारी करने में जो अधिकारी हैं वो जुट गए हैं लोकसभा चुनाव से, और जो उसकी तैयारियां उसको करने से पहले जो सुप्रीम सरकार है और जो सभी मंत्री हैं वो अयोध्या जाकर रामलला के जो है वो एक बार सभी लोग जाकर दर्शन करेंगे। जी वही जी। निशा जी, बिना बारिश से जो किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट होने की जो आशंका है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वही किसानों को जो है रोजी रोटी के जो है वो लाले पड़ने वाले हैं, उनको वही डर सता रहा है। और लोगों को बिना बारिश के जो टूटी ठंड वो काफी ज्यादा परेशान कर रही है। लोग दिन के समय जो है घरों से बाहर निकलते हैं, वही लोगों को सर्दी जुकाम खांसी इस तरह की भी बीमारियां जो है वो लोगों को हो रही है काफी ज्यादा। अगर जल्दी बारिश या ठंड नहीं पड़ती है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और भी ज्यादा लोग जो है बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वही जो मैदानी इलाके हैं वहां पे कोहरे का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जी सुबह जी। के समय जो है वो लोगों को सावधानी से यात्रा करने की जो है वो सलाह दी गई है। वही निशा जी बताना चाहूंगी कि जो परवाणु की जो सड़कें हैं और कंडाहार की जो सड़कें हैं हिमाचल प्रदेश में, जो उनकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई तरह के हादसों का डर लगता है रात के समय जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, तो काफी ज्यादा जो गड्ढे वगैरह है वो काफी ज्यादा खतरा रहता है उनसे। जो लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो स्थानीय लोग हैं। और उनका कहना भी है ये है कि जब हम सरकार को टैक्स देते हैं उसके बाद भी अगर हमें भारी मात्रा में टैक्स देने के बाद भी अगर हमें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हमें टैक्स देने का फायदा ही क्या है। जी जी। तो वही बताना चाहूंगी कि हिमाचल के सोलन में आभा कार्ड जो बनाने का जो लक्ष्य है वो 70% जो है वो पूरा हो चुका है, और बाकी जो 30% का जो लक्ष्य है वो भी जारी किया जा रहा है। लोगों को आभा कार्ड के जो फायदे हैं वो जानकर बताए जा रहे हैं। वही निशा जी, गोविंदपुर में बस मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर लगने से एक जो युवक है उसके मौके पर ही मौत हो गई। जी निशा जी, और एक चीज और कहना चाहूंगी कि मिट्टिया में जांची गई 41 लोगों की आंखों की रोशनी निःशुल्क जो है वो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है जन कल्याण समिति द्वारा। और जो लोगों की अन्य स्वास्थ्य के चेकअप भी करवाए गए, और साथ में जो आंखों की रोशनी का जो चेकअप है वो भी 41 लोगों का जो है वो निःशुल्क करवाया गया। जी निशा। जी सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुंदर बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदर बहादुर जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दें।
उनका अनोखा देखने मिला है, जो कि रुद्र किला में सिंगारी नारी शक्ति वंदना महोत्सव में पहुंचे हैं, जहाँ पर कि उनके द्वारा पहले रोड शो किया गया और रोड शो के बाद वो समूह में बैठ कर जो है प्रसाद लड्डू बना आए और जो सीएम पहुंचकर कहा बचपन को याद किया, बचपन में अपनी माँ के साथ घास काटने से घर के कामों से लेकर आटा गूंद के तक सारे कामों में जो है कि सहयोग करता था। आज मुझे अपना बचपन याद आया, यह कहा उन्होंने। साथ ही जो भैंसों की समूह थी उनको जी सुंदर बहादुर जी, आप जो भी खबरें बता रहे हैं हमारे दर्शकों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही तकनीकी समस्या के कारण। हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की और ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में हेडलाइंस बनी हमारे दर्शकों को पता है? निशा, सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में जो है डीजीपी जो है वो फिर नए डीजीपी आने की संभावना है। आपको बता दूं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को जो पूर्णकालिक डीजीपी का चयन जो है प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा है, और जिसकी वजह से एक बार फिर जो है लग रहा है कि कार्यवाहक डीजीपी ही उत्तर प्रदेश में फिर मिलेंगे, बनाए जाने के आसार हैं। आपको बता दूं कि डीजीपी जो विजय कुमार हैं वो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके सेवानिवृत्त होने के बाद में पुलिस में कई अहम जो है वो फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रदेश को लगातार जो है वो इस बार 3 कार्यवाहक जो डीजीपी रिटायर हो चुके हैं, अब ये चौथे कार्यवाहक हैं, डीजीपी मिलने के आसार हैं। इस बार भी नहीं लग रहा है कि परमानेंट डीजीपी कोई आएगा। इसके मुख्य दावेदारों में अगर हम बात करें तो डीजी सीबीसीआईडी आनंद कुमार लाइन में है, डीजी कारागार एसएन सामंत है, और डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा, और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और विजय कुमार को लगातार जो है वो कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा चुका है। लगभग बीते 21 माह से उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाना पड़ रहा है। आपको बताऊं कि 31 जनवरी को डीजीपी विजय कुमार और डीजी मानवाधिकार एसके जो माथुर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विजय कुमार विजिलेंस के डीजीपी हैं और लिहाजा उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जो है विजिलेंस को भी नया मुखिया मिलेगा। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर भी नए अफसर की तैनाती होनी है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 3 वर्ष से ही एक ही स्थान पर तैनात जो अधिकारियों को हटाया जाना है, जिसकी वजह से शीर्ष पदों पर तैनात कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला होना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को पूर्णकालिक डीजीपी के चयन का प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है, और जिसकी वजह से एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने के आसार पूरी तरीके से लग रहे हैं। सरकार अब इसमें चाहेगी तो अपने मन पसंदीदा अफसर को कार्यवाहक डीजीपी बना सकती है। आपको बताओ जिसके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और इस समीकरण में अगर देखें तो जो वरिष्ठता सूची है में लगभग 19वें स्थान पर आने वाले जो डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का पलड़ा भारी माना जा रहा है। कहीं इन्हीं के आसार लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत कुमार जो है वो अच्छी छवि वाले अधिकारी है और उन्हीं को मौका मिल सकता है। हालांकि मुकुल गोयल के बाद आनंद कुमार सबसे वरिष्ठ होने की वजह से भी दावेदार माने जा रहे हैं। जी। अब दिशा में बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में सपा अखिलेश यादव ने बिहार में सरकार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद में उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के गठबंधन पर भाजपा जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी, आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान है, जनता इसका जवाब देगी, कोई यहाँ पर विश्वास न करे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं किसी की इससे बड़ी और हार क्या हो सकती है। तो इस तरीके से पोस्ट जो है अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है। आपको निशा मैं बताऊंगा कि लगातार जो है प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चल रही, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जिलों से जो है भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं। आपको बताओ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, जो कि बिना आवास बने ही अपात्र को उन्होंने लगभग 2 किस्तों में 1,10,000 रुपए दे दिया है। आपको बताऊं कि भूमिहीन दिखाकर उसको कर दिया गया था पट्टा, और फर्जी स्थानों को टैग दिखाकर
ये सब खेल जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो आवास योजना होती है उसमें जो सचिव और ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान है उनके माध्यम से होता रहता है। आपको बताऊं कि पीएम आवास योजना में जो है एक हर जिले में लगभग खेल खेला जाता है और ये कभी न कभी जो है इस पे अधिकारी संज्ञान नहीं लेते या कभी निशा लेते भी है तो खाना पूर्ति करके उन चीजों को फिर फाइलें बंद कर दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसके पास है उन्हीं को चीजें मिलनी चाहिए आवास, और जिनके पास ऑलरेडी मकान होते हैं उनके नाम भी कहीं ना कहीं कागजों में हेर फेर करके ये काम किया जाता है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास जो है सैकड़ों ग्रामीणों ने इसको लेकर फतेहपुर में जमकर हंगामा भी किया, प्रदर्शन भी किया। जिलाधिकारी सीडीओ को ग्रामीणों ने शिकायती पत्र दिया और ये मामला जो है अमौली ब्राज के अमौली कस्बे का बताया जा रहा है। आपको निशा में राजधानी से एक खबर आई थी चौंकाने वाली, आपको बता दूं कि किराए के नाम पर कमरा जो है दिलाने के नाम पर 2 सगी बहनों से गैंगरेप किया गया है। आरोपियों ने नाबालिग को भी बनाया था हवस का शिकार। बता दूं कि इसमें एक रसूखदार के बेटे पर एक आरोप लगाया गया है जिसमें कि चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप के आरोप लगाए गए हैं। और ये वारदात के बाद जो है शुरू हुआ महिला संबंधी अपराध में जो पुलिस है कहीं न कहीं इतना होने के बावजूद भी वो अपनी पुलिसिया भाषा है, पुलिसिया कार्रवाई में लापरवाही में खेल के क्या करती है। राजधानी लखनऊ का मामला है निशा। 9 जनवरी को एक वारदात हुई, उसमें 19 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी गई और ना तो पीड़ितों का कोई मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। तो पुलिस पर थाने से बार बार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो लीपापोती कर रही है और जो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जी। पीड़ितों ने अफसरों और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अब न्याय की मांग की है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में उच्च अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। निशा, मैं बिजली विभाग की बात करूंगा कि बिजली विभाग में लगातार जो है शिकायतें आती रहती है। इसी को लेकर यूपी में शहर से लेकर गाँवों तक की बिजली उपभोक्ताओं को सही बिल और समय पर मिल जाने की वजह से न मिलने के लिए पावर कारपोरेशन जो है प्रबंधन ने जो मुख्य सचिव है अभियंता के स्तर के जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि मीटर रीडिंग के साथ ही बिजली महकमे के जो अधिकारी हैं उपभोक्ता के घर जाएंगे और मीटर की रीडिंग लेंगे। क्योंकि निशा कहीं न कहीं जो नीचे स्तर का अनपढ़ युवक होता है जिनको संविदा पे रख दिया जाता है वो मीटर रीडिंग लेने जाते हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं जो ये प्रमुख सचिव है चेयरमैन है डॉक्टर आशीष गोयल, उनका कहना है कि अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी तय करे और जो अधिकारी है वो उपभोक्ताओं के घर जाएंगे और मीटर की रीडिंग लेंगे। अधिशासी अधिकारी अभियंता है, अधीक्षण अभियंता है, मुख्य अभियंताओं को भी रीडिंग लेने के आदेश दिया गया है। आपको बताऊं कि शनिवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने एक शक्ति भवन में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए अधिकारियों को। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं के पास में मीटर के हिसाब से सही रीडिंग का बिल पहुंचाना हमारा अधिकार है। सिर्फ मीटर रीडरों के भरोसे ना रहें और वो खुद फील्ड पर जाए। अधिकारी भी मीटर रीडर के साथ में मीटर की रीडिंग लेने जो है उपभोक्ता परिषद में जाएंगे। आपको बता दूं कि इसमें क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती रहती, चाहे राजधानी लखनऊ से चाहे अन्य जिलों से। आपको बताऊंगा कि लापरवाही के आरोपी जो एक्सीएम और एसडीओ पर भी उन्होंने डॉक्टर आशीष गोयल ने ट्रांसफर के आदेश दिए थे, स्थानांतरण के आदेश दिए थे। डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने उपभोक्ताओं की जो भार वृद्धि के मामले में लापरवाही में केशको कानपुर के एक अधिशासी अभियंता थे अश्विनी चतुर्वेदी तथा एसडीओ जो विमल कुमार को जो है उन्होंने तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था और इस मामले की जांच कराने के भी आदेश दिए गए थे। जी। अब हम बात करेंगे निशा की किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मौसम है वो मौसम जो है लगातार जो है कहीं न कहीं बढ़ रहा है और जो डीएम सूर्यपाल गंगवाल उन्होंने छुट्टी के आदेश भी दिए हैं कि जो 3 फरवरी की जो बच्चों की स्कूल है वो नहीं खुलेंगे और अगर खुलते भी है तो उसपे 10 बजे से 3 बजे तक क्लास चलेंगे और यूनिफॉर्म की कोई भी बाध्यता इसमें नहीं रहेगी। आपको बताएंगे कि योगी सरकार में निशा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार को 2 आईएएस जो अधिकारियों के तबादलों का आदेश जारी किया है। इसमें पहला नाम आईएएस अनुराग यादव का है, जो दूसरा नाम अगर हम बात करें तो जो आईएएस हैं बी चंद्रकला इसमें शामिल है। आईएएस अनुराग को उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग का सचिव बनाया गया है, वहीं आईएएस जो है बी चंद्रकला को महिला कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। निशा जी, फिर से चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुंदर बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदर बहादुर जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं।
जी निशा जी, जिस प्रकार की मैंने बताया कि मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंचे, केदारनाथ में हुआ उन केदारनाथ से जुड़े विभिन्न समूह के पिछले वर्ष में लगभग 70 लाख के ज्यादा क्या व्यापार किया गया। वहीं आपको बताएं तो अकेले चौलाई के लड्डू के प्रसाद से जो है 65 लाख रुपए का व्यापार किया गया। उसके अलावा धूप बत्ती, हर्बल वगैरह के प्रोडक्ट, जो भी शहद, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं केदारनाथ में जो है समूह ने बेचे हैं। इसी प्रकार जो पुष्कर सिंह धामी है, उनने कहा कि 500 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। तो वहीं आपको बता दें कि जो शासन है 2022 में, मई 2022 में एसटीएफ के यूकेएसएससी के स्थानीय परीक्षा धांधली की जो खुलासा है वो एसटीएफ की टीम बहुत जल्द करेगी। उसने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दिया है। दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस ने जांच पूरी कर सौंपी शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसमें कि जिसके दौरान की पिछले वर्ष 20 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया था। और गौरतलब है कि 2022 में एसटीएफ ने यूपीएससी स्थानांतरण परीक्षा की धांधली को लेकर जांच शुरू की थी। इसमें कई नकल माफिया, कई आरोपी जो गिरफ्तार भी हुए थे, कई लोगों में मुकदमे भी दर्ज हुए थे, जिसमें कि अब जो जांच में सामने आया है, गुप्त सूत्रों से पता चला तो 33% जो दरोगा हैं वो नकल काबिज हैं, जिनको अपनी रिपोर्ट तक लिखनी नहीं आती है। और 2015 में ये भर्ती उधम सिंह नगर के अंदर कराई गई थी, जिसमें से 339 दरोगा सीधे भर्ती हुए थे। तो इसमें से कई दरोगा जो है निलंबित चल रहे हैं इस वक्त, और अब बहुत जल्द शासन लेवल पर इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होनी है। वहीं बात करें निशा जी की खटीमा सीमांत से सुरई क्षेत्र में जो भारामल बाबा के महंत सेवादार हरिगिरी महाराज का 4 जनवरी को रात्रिकालीन में जो है कि हत्या कर दी गई थी उनके सेवादार के साथ में, तो उसका जो है उधम सिंह नगर ने खुलासा किया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने उसका खुलासा किया है। 15 दिन के अंदर लगभग इसका खुलासा हुआ है, और उन्होंने बताया कि इसमें 15 से ज्यादा टीमें हमारे द्वारा गठित की गई थी, और कम से कम 1200 के आसपास लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी, और 1000 से ज्यादा जो आर्थिक जो लोग अपराधित हैं उनके मामलों को खंगाला गया था। उनके बारे में 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज वहां पर खंगाले गए थे, जिसके दौरान की एक जो बाबा हरिगिरी महाराज थे उनके पास एक जो मोबाइल डोंगल था, उसके माध्यम से सर्वेलेंस टीम द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया, जिसके माध्यम से 3 अपराधियों को कल पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया। और बताया जा रहा है कि ये लोग जब पिछले दिनों में भारामल में भंडारा प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड वहां पर पहुंचे थे। उस दौरान जो कालीचरण नाम का व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो यहाँ पर अपने भाई के साथ आया था, और वो कई वर्षों पहले भी यहाँ पर कम से कम 1-2 साल तक जो भारामल बाबा की सेवा में रहा है, तो उसको सारी चीजें पता थी। तो उसने यहाँ पर आया था, और उन दोनों भाइयों ने रात को भंडारे के बाद दारू पीकर हंगामा किया, तो जो महाराज जी थे उन्होंने उसको यहाँ से भगा दिया था। उसी रंजिश में उसने फिर अपने साथी को जो पवन है, जो कि पीलीभीत में औगड़ बाबा का काम करता है और हिस्ट्री सीटर भी बताया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों ने जो है कि इस घटना को अंजाम दिया था। और फिर पुलिस ने खुलासा करते हुए तीनों लोगों को हत्या के मुकदमे के साथ साथ आगे की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। वहीं बात करें अब उत्तराखंड की राजनीति में, तो 2024 की जो हम बात कर रहे हैं, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, उसको मद्देनजर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं देहरादून पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहाँ पहुंचे हैं देहरादून में। कल उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, और उन्होंने जनसभा के दौरान ये कहा कि कांग्रेस जो है ना भागने वाली है और ना पीछे हटने वाली है। कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। उन्होंने अपने 40 मिनट के भाषण के दौरान जो है मोदी पर सीधे निशाने साधे हैं, और प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर ही लोगों को जीतना चाहते हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि धर्म और राजनीति दोनों ही अलग अलग वो हैं। धर्म के नाम पर वोट लेना राष्ट्रीय हित के लिए नहीं है, राष्ट्रीय हित के साथ गद्दारी बताई इन्होंने। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब और महिला और युवाओं को रोजगार देने वाली पार्टी है, और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपनी जान दी है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं इस बार मजबूत नजर आएगी, यह कहा। और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, इसको हटाने के लिए आपको उत्तराखंड से ही पहल करनी होगी। उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों ने अपनी
एक ठोस कदम उठाना होगा। और हिमाचल के लोगों को उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसी झूठ बोलने वाली सरकार को हटाने में कहीं न कहीं सहयोग किया जाए और अपना वोट मत देकर यहाँ पर उन्होंने यह भी बात उन्होंने कहा कि मोदी के द्वारा 15 काला धन लाकर 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही गई थी, लेकिन वो अब तक किसी के खाते में नहीं आए। और युवाओं को रोजगार की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, लेकिन वो भी नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी कही गई थी, वो भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो है कि निशाना डाला। वहीं केंद्रीय रेलवे इत्यादि लाखों पड़े हुए 30 लाख पद केंद्र में खाली पड़े हुए उन्होंने बताया, लेकिन आज तक कोई भी भर्ती नहीं की जा रही है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक जो है संकनाद किया है उत्तराखंड में 2024 के चुनाव का। और उन्होंने कहा बहुत जल्द हमने जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर देंगे बहुत जल्द। और कांग्रेस बूथ लेवल से लेकर कहीं न कहीं राज्य स्तर तक की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है, उन्होंने ये बात कही। वहीं अंत में मौसम का तो निशा जी, मौसम का हाल यह है कि तराई में पूरा हरिद्वार, उधमसिंह नगर और इधर क्षेत्रों में जो तराई के क्षेत्र जिले हैं पूरा रात भर धुंध छाई हुई है। और वहीं बात करें तो पहाड़ों में हल्की धूप निकल रही है और ठंड काफी है और हवा के साथ ठंड चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर बहादुर जी, आपने उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट दी। ज्ञानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की अपडेट देने के लिए। सुनीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल प्रदेश से तमाम बड़ी अपडेट देने के लिए। तो प्रेस वार्ता में हमारे साथ मेहमान जुड़े थे जिन्होंने अपने अपने राज्यों की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर आप तक पहुँचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई सुर्खियों के साथ, नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।